सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 17 दिसंबर 2023 को करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ में। आज 17 दिसंबर और 17 दिसंबर अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। आज 17 दिसंबर को मनाया जाता है पेंशनर दिवस। शुरुआत कब होती है? 1983 से। 1983 के बाद में हर साल 17 दिसंबर को पेंशन दिवस मनाया जाने लगा। पेंशनर दिवस की शुरुआत मूलतः रूप से कब से इसकी शुरुआत होती है तो मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति के बारे में हम सब लोग पढ़ते हैं और वो वही साल था जिस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर पहली बार पेंशन जैसी प्रणाली को चालू किया गया। और भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो पेंशनरों के हितों को और ज्यादा संरक्षित करने के लिए, उनके राइट्स को और ज्यादा सहेजने के लिए 17 दिसंबर 1983 से हर साल पेंशनर दिवस मनाया जाने लगा। तो आप देख रहे स्लाइड के माध्यम से 1 से लेकर के और 16 दिसंबर तक जितने भी जो दिवस थे उनके बारे में हमने डिटेल्स के साथ में लिख रखा है। और जब सेशन की शुरुआत होती है तो आप कह सकते हैं कि जो डे होता है, जिस दिन जो जो जौन सा दिवस मनाया जाता है, उसी के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो बहरहाल आज देख रहे हैं आप 17 दिसंबर और 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जाता है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सेटिंग इट्स बोरोइंग लिमिट बाय द सेंटर। यह कह सकते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा अपनी उधार सीमा को तय करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है? आंसर इसका हो जाएगा केरला। केरला वर्तमान में वित्तीय फाइनेंशियल जो है वो एक कह सकते हैं कि खराब अर्थव्यवस्था के तौर पे वो गुजर रहा है और ज्यादा से ज्यादा उसको लोन की आवश्यकता पड़ रही है। हालांकि देखा जाए तो आरबीआई ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट दी थी जिसके अंदर राज्यों के बढ़ते हुए कर्ज के बारे में उन्होंने चिंता जाहिर करी थी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कर्ज किसी राज्य के पास में, उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब के बाद में केरल भी है, तमिलनाडु भी है और राजस्थान। ऐसे राज्य हैं जहां पे भारी मात्रा में खर्च जो है वो खर्च करते हैं राज्य। और खर्च करने का सब लोगों का एक ही चीज हम देख पा रहे हैं कि जितनी भी लोक कल्याणकारी राज्य की जो संचालित जो योजनाएं हैं उसके पर, जिसको आजकल कहा जाने लगा है कि फ्री बिजिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो रही है और जिसकी वजह से आय से अधिक अगर हो रहा है तो बशर्ते कह सकते हैं कि वहां पे जो कर्ज के जाल के अंदर सभी राज्य फंसते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसी के संदर्भ के अंदर अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन लगाई गई है केरल राज्य की तरफ से और कहा गया है कि आप हमारे जो संघवाद का जो विषय है, जिसमें राजकोषीय नीति का आप हवाला दे रहे हो, लेकिन ये इसका क्या करता है? उल्लंघन करता है। हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 131 की। आर्टिकल 131 ये कहता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य किसी प्रकार की विवाद की स्थिति होने पर कोई भी अगर जो समझौता होता है या कोई निराकरण होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जा सकते हैं और इसी के संदर्भ के अंदर ये सारी चीजें की जा रही हैं। चलिए बहरहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरला। अब देखते हैं राज्य का तर्क क्या है कि उधार लेने की सीमा लागू करके संघ का हस्तक्षेप राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों के क्या है? खिलाफ है। लेकिन केंद्र सरकार और आरबीआई का यह कहना है कि अगर आप यूं ही अगर कर्ज लेते चले जाएंगे तो एक दिन आप कर्ज के जाल में इतने डूब जाएंगे कि आपको निकालना वहां से बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसी के संदर्भ के अंदर आरबीआई बार बार जो राज्यों को चेताता रहता है और स्वयं केंद्र सरकार को भी चेताता है कि राज्य सरकार अगर इन सारी चीजों से अगर बाहर नहीं निकलते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत का सामना वो कर सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 131 के बारे में यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवादों के निपटाने का मूल अधिकार क्षेत्र में यह आता है। हाल ही में आरबीआई द्वारा जो जारी की गई जो वित्तीय चिंता, उसके बारे में हम सब लोगों को विदित है कि ऐसे बहुत सारे राज्य भारत के अंदर है जिनके पास आय से ज्यादा और व्यय का जो खर्चा वो ज्यादा बढ़ गया है। चलिए जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न और सेकंड प्रश्न। और सेकंड प्रश्न यह है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है। कश्मीर, यह अधिनियम किससे संबंधित है? तो आनंद विवाह जो अधिनियम है, जिसको आनंद कारज के नाम से भी जाना जाता है, और आनंद कारज का संबंध है सिख धर्म से। और 1909 के अंदर सिख धर्म का ये जो विवाह संबंधी जो अधिनियम है, जिसको आनंद कारज के नाम से इसको जाना जाता है, इसकी शुरुआत वहीं से हो जाती है। और उसके बाद में सभी मैरिजेस को कोर्ट के अंदर वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना क्या कर दिया गया था? उसको अनिवार्य कर दिया गया था। और यहां इनके जो गुरु थे, हालांकि इसका जो आंसर हो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सिख विवाह और विवाह अनुसंधान, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। सिख विवाह और विवाह अनुसंधान, आनंद विवाह जिसको आनंद कारज के नाम से भी जाना था, सिख गुरु अमरदास जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब आनंद विवाह जो अधिनियम है, इसकी मूल कथा या जो पटकथा है वो कहां से शुरुआत होती है? तो इसकी होती है 1909 से। पहली बार आनंद मैरिज एक्ट 1909 के अंदर लाया गया, ब्रिटिश काल के अंदर लाया गया था।
और 2007 के अंदर सभी धर्मों के लिए आवश्यक कर दिया गया कि कोई भी अगर शादी होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना आपको आवश्यक होगा। लेकिन प्रश्न अभी इसलिए बना है कि धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे जो सिख लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से यह नियम काम करेगा। तो अभी इसकी वहां पे क्या मिल गई, इसकी मंजूरी मिल गई है और आनंद कारज जो अधिनियम है जो विवाह से संबंधित है उसको वहां पे भी लागू किया गया है। तो अनुच्छेद 370 हटने के कारण 11 साल के बाद में जम्मू कश्मीर में भी क्या हो गया, ये लागू हो गया। 2012 के अंदर आनंद विवाह अधिनियम 1909 में संशोधन इसमें कर दिया गया और दोनों सदनों द्वारा आनंद विवाह संशोधन विधेयक 2012 के अंदर इसको क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। और उसके बाद में 12 साल तक ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये नियम लागू नहीं होता था। हम सब लोगों को विदित धारा 370 वहां पे इंपोज थी और अभी वर्तमान में धारा जो 370 है वो वहां से हट गई है, इसीलिए ये अधिनियम अभी वहां पे भी लागू हो गया है और इसी कारण आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में आईटीएफ द्वारा किसे आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन 2023 से सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और वर्ल्ड चैंपियन 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो जब टेनिस की बात होती है और उसमें नोवाक जोकोविच का अगर आप हम नाम नहीं लेते तो टेनिस वर्तमान में आधा अधूरा सा ही लगता है। तो ये अगर चैंपियंस की बात हो रही है तो उनका नाम तो पक्का आने वाला है, लेकिन इसके साथ में महिला वर्ग से भी कोई कैटेगरी के अंदर भी इस अवार्ड को दिया गया है। उनका नाम है आयरना संबालेका। ये खिलाड़ी है, ये बेल्जियन खिलाड़ी है और ये सर्बियन खिलाड़ी हैं, हम सब लोगों को विदित पहले से, और इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। एटीपी टूर की बात करें तो 7वां ग्रैंड स्लैम अगर बात करते हैं तो वहां पे भी नोवाक जोकोविच ने वहां पे जीता और इसके अलावा बहुत सारे ग्रैंड स्लैम है। 24 ग्रैंड स्लैम के खिताब अभी तक नोवाक जोकोविच अभी तक जीत चुके हैं। इसके अलावा आरेना संबालेक है, 2022 का इन्होंने विमंडल को जीता था। देख लेते हैं, विश्व में प्रथम रैंक वाले खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, और नोवाक जोकोविच और आरेना संबालेका को ये दोनों पुरस्कार ये एक एक कैटेगरी के अंदर महिला और पुरुष वर्ग में दिया गया। पेरिस मास्टर्स में रिकॉर्ड 7वां एटीपी मास्टर 1000वां खिताब इन्होंने जीत लिया। अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं। अब बात करते हैं बेलारूस की उस महिला खिलाड़ी की जिनको भी 2023 के अंदर इस पुरस्कार से नवाजा गया है। 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली है महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो आईटीएफ जिसकी स्थापना है वो 1913 के अंदर इसकी होगी थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, लंदन के अंदर है। और अब देखते हैं कि अभी साल के अंदर कितने जो है वो ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो हम सब लोगों को भी देता है कि यहाँ पे कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये 4 होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है और रात में होता है यूएस होता है। ये 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम हर साल आयोजित किए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की जगह पर किसे चुना गया है? ये अभी वर्तमान में खबरों के अंदर बनी हुई है और हम सब लोगों को विदित कि 2022 के अंदर गुजरात टाइटंस नाम की एक नई टीम आई और उसके कप्तान हुआ करते थे हार्दिक पांड्या, और 2022 का पहला वो संस्करण खेल रही थी वो टीम और उसी में ही उनकी कप्तानी के अंदर उनको आईपीएल का खिताब भी उनको मिला। 2023 के अंदर हालांकि वो उपविजेता रही थी लेकिन उसका प्रदर्शन जो है वो काबिले तारीफ था। अभी वर्तमान में हार्दिक पांड्या जो है वो गुजरात टाइटंस के कप्तानी को छोड़ करके और आगे मुंबई इंडियंस में। पहले खबर ये थी कि वो खिलाड़ी के रूप में यहां पे आने वाले हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि यहां पे मुंबई इंडियंस को उनकी कप्तानी जो है उससे भी उनको क्या किया जाएगा, लाभ उनका लिया जाएगा। और उसी के संदर्भ के अंदर जो वर्तमान में पहले के जो कप्तान थे जो 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुके हैं और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा को हटा करके उनको वहां पे एज ए कैप्टनसी का मौका उनको दिया गया। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है हार्दिक पांड्या। अभी देखा जाए तो रोहित शर्मा का और जो धोनी का जो कैरियर है एज ए कैप्टनसी तो दोनों बराबर ही थे, लेकिन 2023 का जो खिताब था वो अभी किसने जीत लिया, वो चेन्नई ने जीत लिया। तो बहरहाल बड़े अच्छे कप्तान और उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर भी शानदार कप्तानी करी रोहित शर्मा ने, लेकिन अभी मुंबई इंडियंस ने नवोदित खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2024 के लिए अपना कप्तान चुन लिया है। और इसकी अभी टेंटेटिव डेट्स उतनी तो नहीं आई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि मार्च से लेकर के और मई के मध्य जो आईपीएल 2024 है वो खेला जाएगा। अभी देखने वाली बात है कि अभी दुबई के अंदर खिलाड़ियों का ऑक्शन हो रहा है और पहली बार भारत के बाहर आईपीएल के खिलाड़ियों का ऑक्शन भी अभी किया जाने वाला है। चलिए बहरहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्दिक पांड्या।
हार्दिक पांड्या इससे पहले गुजरात टाइटंस के कप्तान रहे। 2022 में गुजरात टाइटंस के कप्तान के रूप में इन्होंने आईपीएल का खिताब जीता था। रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं तो 2013 के अंदर बीच में जब आईपीएल चल रहा था तब उनको कैप्टनसी दी गई थी। उसके बाद में उन्होंने 5 बार आईपीएल का खिताब मुंबई टीम्स जो इंडियंस है उनके नाम किया। महेंद्र सिंह धोनी के बाद में रोहित शर्मा आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से ये गिने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आईपीएल की शुरुआत कब होती है। आईपीएल की शुरुआत होती है 2008 के अंदर। उस समय राजस्थान रॉयल्स ने पहला खिताब अपने नाम किया, जबकि पिछला ये कह सकते हैं 2023 का जो वर्तमान का जो साल का जो अभी अंतिम महीना चल रहा है, इसी साल के अंदर जो आईपीएल खेला गया था, जो जिसका संस्करण था 16वां, उसके अंदर धोनी की कप्तानी वाली जो अभी कह सकते हैं उसको जो चेन्नई की टीम ने इसको खिताब को अपने नाम किया। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में बीसीसीआई नई टीयर सेकंड क्रिकेट लीग T10 कब तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 2024। T10 की भी बात हो रही है, हम सब लोग भी देख भी रहे हैं कि विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो अभी T10 क्रिकेट लीग की भी बात हो रही है और बीसीसीआई ने भी अपना मानस बनाया है कि 2024 के अंत तक इस प्रकार का आयोजन हम भी कर सकते हैं। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि बीसीसीआई को इसको आशातीत जितनी भी जो कमाई हो रही थी उससे कहीं ज्यादा इसको कमाई देखने को आईपीएल के अंदर भी मिली। ब्रांड वैल्यूज की बढ़ गई है और बीसीसीआई विश्व का सबसे धनी जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, उसमें गिना जाता है। और इसी के संदर्भ के अंदर क्यों ना जो है पेशेवर क्रिकेटर और साथ में बीसीसीआई दोनों को मालामाल करने के उद्देश्य से और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के उद्देश्य से अभी T10 जो लीग है वो भी लाने का मन बीसीसीआई अभी बना रहा है। और इसी के संदर्भ के अंदर भी खबरें बनी हैं कि 2024 के अंत तक इस प्रकार की लीग का आयोजन बीसीसीआई वो कर सकता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य। बीसीसीआई का लोगो और T10 का ये क्रिकेट लीग 2024 बीसीसीआई लीग को अगले साल सितंबर अक्टूबर में इसको लॉन्च करने की संभावना है। विभिन्न हितधारकों के सकारात्मक प्रतिक्रिया आने के बाद इस प्रकार का टूर्नामेंट आयोजित कराया जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कि उद्देश्य इसका T20 की ब्रांड वैल्यू उम्मीद से ज्यादा बढ़ने से बीसीसीआई द्वारा T10 लीग करवाने पे भी क्या कर रहा है, विचार करना है। इसके अलावा पर्यटन के तौर पे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं और बहुत सारे जो देसी दर्शक हैं जो बीसीसीआई की आय का कारण बनते हैं। तो ये भी अपने अपने बड़ी बात और रोमांच का एक क्षण तो होता ही है और उस समय कह सकते हैं कि त्योहार जैसा ही जश्न होता है और सब लोग जो है क्रिकेट की दीवानगी के बारे में भारत के अलावा हम देख सकते हैं कि ऐसी विश्व में कहीं और जगह नहीं है। तो बहरहाल क्रिकेट का जो है ये भारत का जो धर्म है वो क्रिकेट के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में एसबीआई द्वारा आधार दर को 10.10% से बढ़ाकर के कितना प्रतिशत कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 10.25% इसको कर दिया गया है। कारण क्या है? कारण ये है कि जिस प्रकार से रेपो रेट वर्तमान में यथावत रखी गई है जो 6.50 है आरबीआई के द्वारा, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जिसको आधार के अंदर जो आधार बेस रेट है उसको एसबीआई ने 10.10% से बढ़ाकर के कितना कर दिया? 10.25% करने का निर्णय लिया है। अब इसका असर क्या होने वाला है? इसका असर यह होने वाला है कि जितने भी प्रकार के जो ईएमआई जो उपभोक्ता दे रहे थे उसकी बढ़ने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जितने भी होम लोन्स हैं, ऑटो लोन्स हैं या जो पर्सनल लोन है उनकी जो ईएमआई है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए देख लेते हैं एसबीआई ने अपनी आधार दर जो है वो 10% से बढ़ा करके 10.25% को कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर की तरफ से नई ब्याज दरें आज यानी यह कह सकते हैं जिस दिन इसको लागू होगा 2023 से इसको क्या हो जाएगा, ये प्रभावी हो जाएंगी। प्रभाव क्या होगा? प्रभाव वही होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया आम लोगों के लिए जो ईएमआई जो आती थी उसका जो खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक की। एसबीआई बैंक की स्थापना कब होती है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो मैं आपको बताता चलूं कि एसबीआई सबसे ज्यादा ब्रांचों वाला जो कोई अगर कोई बहुत बड़ा बैंक अगर भारत के अंदर अभी जिसके कार्यालय संचालित है पूरे भारत और विश्व भर में भी है तो सबसे बड़ा बैंक है। इंपीरियल बैंक का प्रतिनिधित्व करता है या कह सकते हैं उसके स्थान पे एसबीआई बैंक की स्थापना की गई 1955 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चुनावी बॉन्ड जो राजनेता या कह सकते हैं कोई पार्टी अगर फंड लेती है, चुनावी चंदा लेती है, तो आरबीआई ने सिर्फ एक ही बैंक को अधिकृत कर रखा है, उस बैंक का नाम भी एसबीआई है। वर्तमान में एसबीआई बैंक की एक चर्चा और बनी थी कि वर्तमान में श्रीलंका की त्रिकोमाली नाम की जगह
वहां पे भी एसबीआई ने अपनी ब्रांच शुरू करी थी, क्योंकि वहां पे काफी लंबे समय से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और हम सब लोगों को विदित है कि श्रीलंका की माली हालत कितनी खराब है, जिसकी वजह से वीजा फ्री कर दिया है श्रीलंका के अंदर आने वाले पर्यटकों को। तो ये भी आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी आईआईटी के साथ में समझौते पर क्या करें, हस्ताक्षर करें? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के साथ में नौसेना ने नवाचार को बढ़ाने, सूचना प्रौद्योगिकी और विभिन्न प्रकार के नवाचारों से युक्त आईआईटी कानपुर के साथ में इस प्रकार का एमओयू किया, जिसके अंदर नेवी को और ज्यादा अपग्रेड किया जा सके। हाल ही में वर्तमान में कुछ ऐसे खबरें बनी, कुछ चर्चाओं के अंदर रही, जिसमें आईआईटी कानपुर है जिसने कृत्रिम वर्षा कराने के लिए दिल्ली सरकार के साथ में इस प्रकार का एक एमओयू किया। इसके अलावा आईआईटी जो मद्रास है उसने सुप्रीम कोर्ट के साथ में इस प्रकार का एक ट्रांसक्रिप्शन का जो समझौता किया, जिसमें किसी भी याचिकाकर्ता को अपनी केस की डिटेल और साथ में जो जजमेंट आया उसकी कॉपी उसकी स्थानीय भाषा के अंदर मिल जाएगी। ऐसा जो है वो एमओयू आईआईटी मद्रास ने सुप्रीम कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट के साथ में किया। और एक हम लोगों ने अभी सुना था कि आईआईटी रोपड़ ने भी हाल ही के अंदर सतलज नदी के किनारे पे एक टंटलन नाम का एक दुर्लभ खनिज है, उसकी खोज की गई। और उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो अभी हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री है, उसके अंदर उस टैंटलम नामक का जो अभी धातु खोजा गया है, उसकी जो है सबसे ज्यादा वहां पे क्या हो सकती है, पूछ हो सकती है और वो इस चीज में उपयोग में लाया जा सकता है। बहरहाल देखते हैं। आईआईटी कानपुर है रणनीतिक जुड़ाव, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और शिक्षा जगत और सशस्त्र बलों के बीच में सहयोगात्मक संबंध की दिशा में भी महत्वपूर्ण सहयोग ये करने वाला है। अब बात कर लेते हैं नौसेना की। नौसेना की स्थापना होती है 1950 में। भारतीय नौसेना की बात करी जा रही है, जहां पे इससे पहले तो अंग्रेजों की नौसेना तो थी और उसी की वजह से कि पूरे विश्व भर के अंदर उन्होंने उपनिवेश बनवाए। उनके जो जितने भी जो कॉलोनीज थी वो सिर्फ इसी की वजह से थी कि ब्रिटेन के पास में नौसेना की जो ताकत थी वो विश्व में और उससे बढ़कर कोई दूसरा राष्ट्र नहीं था। नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो एडमिरल आर हरिकुमार वहां के अध्यक्ष, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना की कमानों के बारे में बात करते हैं तो उनकी 3 कमान है, जिसमें विशाखापत्तनम है, कोची है और मुंबई में है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एक थिएटर कमांड है, उसकी कवायद भी चल रही है और उस पर भी क्या चल रहा है, काम भी चल रहा है। तो उसमें तीनों जो सेनाएं हैं, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नेवी, ये इंटीग्रेटेड कमांड फोर्स है, उसके अधीन भी काम करने वाली है। और सीडीएस के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास द्वारा पानी से आर्सेनिक धातु एनओ को हटाने के लिए भी अमृत तकनीक की शुरुआत करी है। तो आईआईटी जो है वर्तमान में इस प्रकार के नवाचार कर रही हैं। क्यूएस एशिया द्वारा जारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप में आईआईटी मुंबई शामिल है, जिसका 40वां स्थान है, और आईआईटी जो दिल्ली है उसका 46वां स्थान है। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ में लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर करें? आंसर इसका हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी बैंक, या कह सकते हैं सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक, जिसके बारे में पहले हमने प्रश्न में जिक्र किया सारी चीजें। उसके साथ में जर्मन बैंक के साथ में लाइन ऑफ जो है, विच बैंक है साइंड लाइन ऑफ क्रेडिट विद जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW फॉर सोलर प्रोजेक्ट। हम सब लोगों को विदित कि सोलर के अंदर या नवीनीकरण जो ऊर्जा के अंदर भारत का स्थान या उसका जो स्थान है वो शीर्ष राष्ट्रों के अंदर, और सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा जरूरतों को अगर पूरा करने में अगर भारत अगर सबसे ज्यादा अगर ध्यान दे रहा है तो किस पे दे रहा है? नवीनीकरण ऊर्जा, जिसको सोलर ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। सोलर ऊर्जा का जो अलायंस है उसको 2015 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको शुरुआत की गई। लगभग 116 देश इसके अंदर शामिल है और 2015 के अंदर हमने इसकी शुरुआत कर दी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी गुड़गांव या गुरुग्राम के अंदर ही स्थित है। चलिए देख लेते हैं। एसबीआई 70 मिलियन यूरो की जो लाइन ऑफ क्रेडिट LOC है उस पर हस्ताक्षर करे हैं। उद्देश्य भारत में सौर फोटोवोल्टिक्स परियोजनाओं को क्या देना है? बढ़ावा देना है। अब बात कर लेते हैं कि KfW जो बैंक है, जर्मन विकास बैंक, इसकी स्थापना कब होती है? 1948 के अंदर होती है। और कहते हैं विश्व भर के अंदर सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित बैंकों की श्रेणी में अगर कोई बैंक आता है उसके अंदर जर्मन विकास बैंक आता है। और भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं जो जर्मन विकास बैंक के सहयोग से चल रही हैं। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस में 2014 में दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक का दर्जा पाने वाला ये बैंक।
हाल ही में एसबीआई द्वारा आधार दर को बढ़ाकर, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में देख करके आ रहे हैं कि उसके जो आधार के जो दरें हैं उनको बढ़ा करके और 10.25% कर दिया गया है। और भारतीय वित्त मंत्री द्वारा अभी श्रीलंका के अंदर रुकोमाले के अंदर एसबीआई बैंक की शाखा का भी उद्घाटन किया गया। और 1955 में ये एसबीआई बैंक है, ये इंपीरियल बैंक के प्रतिनिधि के तौर पे भी काम कर रहा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 9। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? आरती। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? रिजुल मैनी। रिजुल में, जिस प्रकार भारत के अंदर भी बहुत सारी सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, उसी के समानांतर यूएसए के अंदर भी एक तो मिस इंडिया यूएसए, उसके बाद है मिसेज इंडिया यूएसए, और इसके बाद में एक टीनी इंडिया यूएसए। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं यूएसए के अंदर भी होती हैं। वर्तमान में मिस इंडिया यूएसए 2023 उसका खिताब जीता किसने? रिजुल मैनी ने। ये एक छात्रा है और कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, मिशिगन की मेडिकल छात्रा है रिजुल मैनी, और उनको इस खिताब से नवाजा गया है, जहां पे मिस यूएस इंडियन जो है ये वो बनी है, मिस इंडिया यूएस। यूएसए में भारतीय मूल की युवा महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता शुरुआत इसकी 1980 में होती है। पहली जो विजेता बनी थी जिनका नाम था सुरीता मनसुखानी, और मिस इंडिया यूएसए 2022 की थी वो आर्या वालकेवर थी। तो ये सौंदर्य प्रतियोगिता भारत के बाहर भी जो है वो होती रहती है। अब मिसेज इंडिया यूएसए 2023 की बात करें तो वहां पर स्नेहा नाम्बियार जो मैसाचुसेट्स से थी, और मिस टीन इंडिया जो है वो छोटी बच्चियों का जो होता है, जिसमें सलोनी राममोहन पेंसिल्वेनिया। और मिस यूनिवर्स अब बात करते हैं कि विश्व स्तर के ऊपर अगर मिस यूनिवर्स 2023 की कौन बनी है, उस राष्ट्र का नाम है, छोटा सा राष्ट्र जिसका नाम है निकारागुआ, और निकारागुआ की सेंसिस प्लायोसिस को इस खिताब से नवाजा गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 10। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर वर्ल्ड रेसलिंग के अंदर किसी खिलाड़ी का नाम आता है, भारतीय खिलाड़ी, जिनका नाम है कौन सा? अमित पंघाल। अमित पंघाल ने दर्जनों भर ऐसे इवेंटों के अंदर भाग लिए जहां पे उन्होंने मेडल जीते हैं, और इसी के संदर्भ के अंदर वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से उनको नवाजा गया है, जिसके अंदर नामित किया गया है कि अभी तो शॉर्ट लिस्टेड किया गया, उसके बाद में जितने जो खिलाड़ी होंगे उनकी रैंकों के हिसाब से उनको नामित तो किया गया, उसके बाद में प्रदर्शन को देखते हुए फाइनल को चुना जाएगा। जिस प्रकार अभी एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के अंदर जो नीरज चोपड़ा को भी चुना गया था, जिसके अंदर 10 स्थानों में उन्होंने क्या बनाई थी? जगह बनाई थी। और नोयाम जो यालीवे है, जो एक अमेरिका के जो रेसर थे, उनको 100 मीटर, 200 मीटर, 400 इंटू 100x4 का जो रिले रेस था, उस खिताब के लिए उनको इस वर्ल्ड ऑफ द, या कह सकते हैं एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के खिताब से उनको नवाजा गया था। इसी संदर्भ के अंदर अमित पंघाल है 2 बार अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप और सीनियर विश्व कप के कांस्य विजेता है। सीनियर एशियाई चैंपियनशिप डेमो में रजत पदक इन्होंने जीता। भारत के लिए पेरिस 2024 के लिए भी इन्होंने क्या कर लिया? क्वालिफाई कर लिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 1912 में इसकी स्थापना हो जाती है, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है जिनका नाम है निनाद लोलोविक, और ये आप देख रहे हैं अमित पंघाल। चलिए जान लेते हैं प्रश्न संख्या 11। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला कर लिया है? इसका मतलब जर्सियां भी सर्विस करती हैं, और इसी के संदर्भ से आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 नंबर की जर्सी, जो हमारे पूर्व क्रिकेटर, भारतीय टीम के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, जिन्होंने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जो था वो भारत को दिलवाया, और 2011 के अंदर 1983 के बाद में वर्ल्ड कप की जो आस या बाट जो रहा था भारत, उसको 2011 के अंदर दूसरा खिताब जीतने के अंदर उन्होंने क्या करी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उस खिलाड़ी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 के अंदर वनडे में डेब्यू किया, और 2019 के अंदर सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था न्यूजीलैंड वर्सेस भारत, और वहां पे बदकिस्मती से भारत हार गया था, और उसके बाद में हमारे इस पूर्व क्रिकेटर ने कोई भी मैच वनडे के तौर पे नहीं खेला। इसके अलावा टेस्ट की भी बात करेंगे और साथ में करेंगे T20 की बात भी। लेकिन 2023 के अंदर जो अभी वर्तमान में आईपीएल का जो 16वां संस्करण खेला गया था, वो खिताब भी इन्होंने अपनी टीम को दिलाया, और ये उनका 5वां खिताब था। तो अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि इनके लिए, और बहुत सारे ब्रांड्स के क्या रहते हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर भी रहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MS धोनी। बात सचिन तेंदुलकर की भी करेंगे, जहां पे जर्सी नंबर 10 हम सब लोगों को विदित भारत रत्न, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर,
इनकी जर्सी थी 10, उसको भी रिटायर कर दिया गया था। और MS धोनी जो पहनते थे, उस जर्सी का जो नंबर हुआ करता था वो हुआ करता था 7, उसको भी रिटायर कर दिया गया। इस प्रकार की BCCI ने घोषणा करी है। काफी बड़ा सम्मान इस खिलाड़ी के लिए। जर्सी नंबर 7, पहले सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया गया। अंतरराष्ट्रीय अगर बात करते हैं कैरियर की, तो यहाँ पे टेस्ट का कैरियर इन्होंने करा है 2005 में, जबकि वनडे जो कैरियर है वो इन्होंने 2004 में ही कर लिया। लास्ट मैच उन्होंने 9 जुलाई 2019 को खेला, जबकि T20 है उसको 1 दिसंबर 2000 में इनका पदार्पण होता है, जब वो 27 फरवरी 2019 को इन्होंने अपना अंतिम मैच खेला। ये इनकी उपलब्धियां। देखते हैं उपलब्धियों में कौन कौन सी है। वनडे है 2011 के अंदर, यहां पे इन्होंने वर्ल्ड कप को जिताया। इसके अलावा T20 2007 के अंदर भारत के इंडिया कैसे विश्व का पहला T20 अगर कोई यहां पे टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, उसको भी जीतने का कारनामा कर दिखाया महेंद्र सिंह धोनी ने। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में IPL 2023 में 5वीं बार इन्होंने चैंपियनशिप की ट्रॉफी का स्वाद छकाया चेन्नई सुपर किंग्स को। अपने आप में बड़ा नाम। चलिए जान लेते हैं। इसके अलावा ये SBI के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, बड़े खिलाड़ी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न है। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ में समझौता किया है? एक कह सकते हैं नवरत्न कंपनी, और उस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उसके साथ इस प्रकार के फ्यूज खरीदने की एक कवायद करी जा रही है, जिसके अंदर तोपों के अंदर उसका यूज किया जाएगा। और ये भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम बेल, और वहां से ये फ्यूज खरीदे जाएंगे। आंसर इसका हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए 5300 करोड़ रुपए का सौदा इन्होंने कराया। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता की वाली तोपों का इसमें उपयोग किया जाएगा। आप बात कर लेते हैं बेल के बारे में, BL के बेल के बारे में कर लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य और नागरिक उपकरण संयंत्र निर्मात्री है। स्थापना इसकी 1954 में हो जाती है, जबकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न संख्या 13। हाल ही में कोविड-19 के नए वर्जन JN.1 का केस सबसे पहले किस देश में मिला है? आंसर इसका हो जाएगा भारत। भारत के अंदर इस प्रकार का एक केस देखा गया, जो इसी का यह कह सकते हैं कोरोना का एक नया वर्जन है JN.1। और इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको अलग बनाती हैं? तो बात सेम सी है, जिसके अंदर कह सकते हैं कि बुखार आना, उसके बाद में उल्टी दस्त होना और शरीर के ऊपर चिकते बन जाना और स्किन डिजीज जैसी भी बीमारियां इसके अंदर ये लक्षण उसके देखे जा रहे हैं। चलिए, और इसी के अंदर जो है भारत के अंदर इस प्रकार का केस देखा गया है। अब मैं आपको इस प्रश्न के माध्यम से और बताता चलूं कि भी वर्तमान में स्वाइन फ्लू के केसेस पहली बार देखे गए हैं, जहां पे पिग से होता है स्वाइन फ्लू, और ये ब्रिटेन में देखे गए थे। और इसके अलावा एक जो है चीन के अंदर भी एक वायरस देखा गया जो निमोनिया का था। निमोनिया का जो वायरस था वो अभी चीन में देखा गया, और निमोनिया सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पे होता है और उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा घातक होता है। और बात कर लेते हैं कि 2014 के अंदर पोलियो को भारत से अलविदा कर दिया गया था। ट्रेकोमा जो है वो एक बड़ा रोग हुआ करता था, वो कहां से विदा कर दिया? उसको इराक से विदा कर दिया गया। इसके अलावा एक चीज और, निमोनिया चीन से है, NH1 पिग वायरस ब्रिटेन से, लक्षण बुखार, खांसी, सरदर्द और जल्दी थकान। अन्य नाम इसका पिरोला। किसका? डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर के अनुसार ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 जो है वो किसका है? ये कोरोना का ही नया वर्जन है। व्हाइट लंग सिंड्रोम अमेरिका के अंदर ही खोजा गया अभी वर्तमान में। हाल ही में बांग्लादेश के अंदर कालाजार नाम की एक बीमारी थी, जिसको निर्मूल कर दिया गया, उसको बीमारी को अपने राष्ट्र से उसको हटा दिया गया। और हाल ही में WHO द्वारा इराक में ट्रेकोमा मुक्त उसको कर दिया गया। और भारत है वो पोलियो मुक्त कब हुआ? ये 27 मार्च 2014 को भारत भी पोलियो मुक्त हो गया। तो आज के सेशन के अंदर हमने जाने ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और उनके साथ में हमने डिटेल्स के साथ में उनका किया एनालिसिस। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।